जब ताव रुक गई तो प्रश्नों के झरने से फूट पड़े और दो अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उस समूह में भाग लेने लगे। अब तक चर्चा और बड़ी हो गई थी और वहाँ से अधिक उत्तेजना के स्वर उमड़ रहे थे। उस चर्चा के एक भी शब्द को समझे बिना और ये देखते हुए कि स्क्रीन के सामने तीन और व्यक्ति वहाँ 3 डायमेंशन की छवियाँ दिखाते हुए पहुँच चुके थे, जो कि थोड़ी बहुत जीवंत रंगों से भरी थी। मैं यह सोचकर आगे बढ़ा कि यह उनके विमान का कंट्रोल रूम ही होगा। अदृश्य होना मेरे लिए अब और भी रोचक अनुभव हो गया था, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ होकर अपना नियत कार्य बिना किसी अवरोध, व्यवधान और ध्यान भंग किए कर रहा था। बाकी के स्क्रीनों की तुलना में एक स्क्रीन अधिक बड़ा था, जिस पर मैंने कुछ बिंदु देखे जो औरों से कुछ बड़े थे और चमक रहे थे, जो अबाध गति से अपनी नियत दिशा में घूम फिर रहे थे। काफ़ी सारे बाईं तरफ की ओर से और काफ़ी सारे दाईं तरफ की ओर थे। उनकी गति और अधिक तेज़ हो गई जैसे जैसे वह स्क्रीन पर बड़े होते गए और अंत में वे सब गायब हो गए। उनके रंग अक्सर काफ़ी चमकीले और अत्यधिक मोहक थे, जो हल्के से लेकर गहरे पीले तक थे, जैसे सूर्य के रंग होते हैं। मुझे जल्दी ही अनुमान हो गया कि वे वास्तव में ग्रह और सूर्य थे, जिनके मध्य से होकर हम यात्रा कर रहे थे। और यह समझकर मैं और भी अधिक उत्तेजित हो गया कि वे सब स्क्रीन पर कितने शांत से लग रहे थे। मुझे ठीक से पता नहीं लगा कि कितनी देर तक मैं मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रहा, पर अचानक एक विचित्र ध्वनि ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। पूरे केबिन में वह ध्वनि जैसे गूंज रही थी, जो कोमल भी थी और आग्रह भरी थी, जिसके साथ अनेकों प्रकाश किरणें रह रहकर चमक रही थीं। उसका प्रभाव और परिणाम तुरंत सामने आ गया। अंतरिक्ष यात्रीगण जो अब तक ताओ के साथ वार्तालाप में संलग्न थे, अब एक साथ कंट्रोल पोस्ट तक पहुंचकर और अपने लिए निर्धारित कुर्सी पर बैठ गए। सबकी आंखें चौकन्नी होकर स्क्रीन पर लगी थी। इन बड़े बड़े मॉनिटरों के बीचों बीच मुझे एक स्पष्ट आकृति दिखाई देने लगी, जिसका वर्णन करना मेरे लिए नितांत कठिन था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह गोलाकार था और उसका रंग नीला या धुएं जैसा था। हर स्क्रीन के बीच में यह आकृति थमी हुई थी। कक्ष में केवल सन्नाटा भरा था। सबका ध्यान उन 3 अंतरिक्ष यात्रियों पर था, जो अंडे की आकृति वाले हमारे कंप्यूटर जैसे यंत्र पर काम कर रहे थे। अचानक केबिन की दीवार पर एक विशाल छवि देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि यह न्यूयॉर्क शहर का चित्र था। नहीं, यह सिडनी है, मैंने अपने आप से कहा, और पुल तो बिल्कुल अलग तरह का है। क्या ये पुल ही था या कुछ और? मेरा हतप्रभ होना ऐसा था कि मुझे ताओ से इस विषय में बात करनी पड़ी कि मैं किस शहर के निकट खड़ा था। हालांकि मैं ये भूल गया था कि मैं तब अपने भौतिक शरीर के अंदर नहीं था और कोई मेरी बात नहीं सुन सकता था। मैं ताओ एवं दूसरे लोगों को जो उन्हें दिख रहा था उसके विषय में बात करते हुए सुन पा रहा था, लेकिन उनकी भाषा को नहीं समझ रहा था। मुझे अधिक समय नहीं लगा। हालांकि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त था कि ताओ ने मुझसे झूठ नहीं बोला था और सच ये था कि हम पृथ्वी को काफ़ी पीछे छोड़कर आए थे। मेरी मार्गदर्शिका ने मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हम प्रकाश से कई गुना अधिक की गति पर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, और मैंने स्वयं शनि ग्रह को रास्ते से गुजरते हुए देखा था, और बाद में मैंने अनेक ग्रह और सूर्य भी देखे। तो क्या अब हम वापस पहुंच चुके थे, और क्यों? ताओ ने जोर से कहा, इस बार फ्रेंच भाषा में, जिसके कारण सबके सिर उसकी तरफ मुड़ गए। मिशेल, हम लोग अरिमो X3 नामक ग्रह के ठीक ऊपर हैं, जो पृथ्वी से आकार में ठीक 2 गुना बड़ा है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपके संसार से काफ़ी मिलता जुलता है। मैं अधिक विस्तार से अपने इस अभियान के विषय में फ़िलहाल नहीं बता सकूंगी, क्योंकि मुझे ऑपरेशन में भाग लेना है, लेकिन बाद में मैं स्पष्ट करूंगी। आपको सही दिशा देने के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि हमारा अभियान आणविक विकिरणन यानी एटॉमिक रेडिएशन से संबंधित है, जैसा कि पृथ्वी पर भी होता है। सभी लोग काफ़ी व्यस्त लग रहे थे, जैसे प्रत्येक को मालूम था कि उसे अब क्या काम करना है। हम जैसे स्थिर रुके हुए थे। बड़े पैनल पर अब एक शहर के मध्य का चित्र उभर रहा था। पाठकगण समझ लें कि वह बड़ा पैनल बिल्कुल हमारे ग्रह पर प्रयोग किए जाने वाले बहुत बड़े टेलीविज़न के स्क्रीन की तरह ही था, जिस पर
चित्र ऐसे जीवंत नज़र आ रहे थे जैसे हम किसी ऊंची इमारत की खिड़की से झांककर कोई दृश्य देख रहे हों। मेरा ध्यान अब दूसरे छोटे स्क्रीन की तरफ गया जिस पर 2 अन्य महिलाएं निगरानी रखे हुए थीं। इस पैनल पर मैं अपने विमान को देख सकता था जैसा मैंने पहले अपने समानांतर ब्रह्मांड में देखा था। जैसे ही मैंने देखा, मुझे देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि हमारे विमान के नीचे एक आकृति बाहर की ओर निकल रही थी जो ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी मुर्गी के शरीर से अंडा बाहर आ रहा हो। बाहर निकलते ही वह अंडाकृति गोला तेजी से नीचे स्थित ग्रह की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह मेरी दृष्टि से ओझल हुआ, दूसरा वैसा ही एक और गोला निकला और फिर तीसरा गोला निकला। मैंने ध्यान से देखा कि हर गोले पर अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह एक अलग स्क्रीन के माध्यम से नज़र रख रहा था। गोले के निकलने की प्रक्रिया को बड़े पैनल पर अच्छी तरह से देखा जा सकता था। दूरी के कारण वे अच्छी तरह से ओझल हो सकते थे, पर मेरे अनुमान के अनुसार एक असाधारण रूप से शक्तिशाली कैमरे के कारण वे स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सच तो ये है कि कैमरे की जूमिंग क्षमता के कारण पहला गोला पैनल की दाईं तरफ और दूसरा गोला पैनल की बाईं तरफ जाकर ओझल हो गया। हम केवल बीच वाले गोले को देख पा रहे थे और उसे नीचे गिरते हुए स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वह ऊंची इमारतों के बीच स्थित एक बहुत बड़े चबूतरे के बीच में जाकर रुक गया। ज़मीन से कई मीटर की ऊंचाई पर वह घूमने लगा। अन्य गोलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा था। वो एक नदी के ऊपर था जो एक नगर से होकर गुजर रही थी, और दूसरा एक पहाड़ के ऊपर लहरा रहा था जो नगर के निकट ही था। अचानक पैनल पर एक नई छवि उभरी। मैं अब स्पष्ट रूप से ऊंची इमारतों में स्थित अपार्टमेंटों के दरवाजे तक देख रहा था, और यहाँ तक कि गलियारे और अन्य खिड़कियाँ भी दिख रहे थे। मुझे ठीक से याद है कि तब तक मुझे इस बात का अनुमान नहीं हुआ था कि यह नगर कितना विचित्र था। कुछ भी नहीं बदला था।